Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 3 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. So we will going to complete this unit in different parts. So this is the first part where we are going to understand psychodynamics and psychoanalytic approach to counseling. So इंट्रोडक्शन में क्या दिया है वो सब बताऊंगी एंड बेसिकली सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग अस इन इंग्लिश सिंस योर सिलेबस इज ऑलरेडी इन इंग्लिश तो what is the need of explaining it in English. Basically I am making this video for those students who have difficulty understanding English in a well mannered way. So let us start with the topic. इस चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है, पूरा इन्होंने सीक्वेंस में बताया कि वो क्या क्या बताने वाले हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक्स एंड साइकोएनालिटिक अप्रोच क्या दोनों सेम होती हैं या डिफरेंट होती है तो कैसे डिफरेंट होती है. कपल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, मैरिज काउंसलिंग, सेक्सुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं. एंड अगर मेंटल इश्यूज़ हैं किसी पार्टनर में सो हम काउंसलिंग कैसे करें उनकी. अगर किसी पार्टनर को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे. एंड सबसे मेजरली इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, जो हर एक टॉपिक में पूछा जाता है, हर एक ब्रांच में पूछा जाता है. सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा साइकोडायनामिक अप्रोच टू काउंसलिंग एंड साइको एनालिसिस. इन दोनों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. जो फ्रॉयड थे उन्होंने साइकोडायनामिक अप्रोच की शुरुआत की थी, इंट्रोड्यूस कराया था, और उन्होंने बताया कि हमारी साइकी के 3 पार्ट्स होते हैं. हमारा जो दिमाग का सोच है उसके 3 पार्ट होते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. आईडी जो होता है ये एक इम्पल्सिव पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जो हमेशा अपनी नीड को कैसे भी करके पूरा करना चाहता है. बहुत इम्पल्सिव होता है, कैसे भी करके, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सही तरीके से अपनी नीड्स को पूरी कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है. आईडी का मतलब बस मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे लेना है, चाहे जो हो जाए, कैसे भी लेना है. दूसरा जो हमारी साइकी का पार्ट होता है वो होता है ईगो. ईगो जो होता है वो कॉन्शियस पार्ट होता है हमारा, जैसे मैं अभी सोच समझ के बात कर रही हूँ तो दैट इज़ ईगो. मेरा इंटेंशन अभी क्या है, आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना. ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं अच्छी एक सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. तो ईगो पार्ट वो होता है जो एक डिसिप्लिन में चलता है, एक रियलिस्टिक मैनर में काम करता है, अपनी नीड्स को पूरी तो करता है लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके करता है. वो होता है ईगो. नाउ कमिंग टू सुपर ईगो. सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो होता है जो मॉरल वैल्यूज़ को कैरी करता है. सो मॉरल वैल्यूज़ को कैरी करना मतलब मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है? सोसाइटी से आ रही है, अपने पेरेंट्स से आ रही है, हमारे फैमिली के में जो हमें सिखाया जाता है उससे आ रही है. सो इन सुपर ईगो जो है ये उन मॉरल्स को लेते हुए चलता है जो हमारे सबकॉन्शियस में बिठा दी गई हैं या बैठी हुई हैं पहले से, और ये एक मीडिएटर का काम करता है. मीडिएटर का काम कैसे करता है कि जो हमारी आईडी की नीड्स हैं, आईडी मतलब जो हमारी बेसिक पर्सनालिटी है, हम पैदाइशी जैसे थे, जब हमें कोई कुछ नहीं सिखाया गया था तब हम अपनी आईडी को लेके चल रहे थे. तब बहुत छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनको नहीं पता होता सही गलत क्या है, वो कुछ भी करते हैं जो उनका मन आता है, दैट इज़ आईडी. एंड धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता जाता है हमें हमारे अंदर ईगो डेवलप होने लगती है. ईगो डेवलप मतलब ईगो इज़ नॉट ए रॉन्ग थिंग, ईगो इज़ समथिंग विच वर्क्स ऑन आवर कॉन्शियस सेल्फ एंड बहुत रियलिस्टिक वे में अपनी नीड्स को पूरा करने के बारे में सोचती हैं. एंड देन सुपर ईगो आती है जब आप अपने एक लेवल को अचीव कर लेते हैं एंड फिर आप अपना स्टैंडर्ड तय करते हैं, मॉरल्स तय करते हैं कि ये हमारे हिसाब से सही है, ये हमारे हिसाब से गलत है. सही चीज़ों में भी आप फिल्टर करते हैं कि आप वो सुपर ईगो में चला जाता है. तो सुपर ईगो जो है एक मॉडरेटर का काम करती है, जो ईगो को यूज़ करते हुए हमारी आईडी की नीड्स को पूरी करती है एंड सोशली जो एक्सेप्टेबल है और हेल्दी है उस फॉर्म में हम फिर उस चीज़ को ले पाते हैं. सो फ्रॉयड का जो साइको एनालिसिस है, अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें तो ये होलिस्टिक अप्रोच मानी गई है, जो अभी क्या करना है, कैसे करना है उसको लेते हुए चलती है. और
इसके अंदर साइको एनालिसिस में पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी हम कंसीडर करते हैं और जो हमारे अनकॉन्शियस में छुपा हुआ है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। सो साइको एनालिटिक थेरेपी में जब हम इसको यूज़ करते हैं इस थेरेपी को, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमने अपने अनकॉन्शियस में दबा के रखी है मेमोरीज, उसको अनकवर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे क्यों दबा के रखी है? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो जो थेरेपिस्ट होता है वो तभी ये चीज़ें कर सकता है जब उसका रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है, तभी वो ये चीज़ अचीव कर सकता है। नाउ कमिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी वर्सेस साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या डिफरेंट है? बेसिकली साइकोडायनामिक जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है और ये दोनों में से, मतलब साइको एनालिसिस एंड साइको डायनामिक में से साइको डायनामिक ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। और इसमें हम पूरे जो अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं, अंडरलाइंग प्रोसेसेस मतलब हमारी ड्राइव्स क्या हैं, हमारे इम्पल्सेस क्या हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी हम क्या आइडिया अपने दिमाग में रखते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं और कैसे ये वाली चीज़ें हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो जितने भी ये हमारी अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फीलिंग्स, आइडियाज़, इम्पल्सेस वगैरह, और हमारे ड्राइव्स हमारे कॉन्शियस लेवल पे कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ये जनरली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं और इन थेरेपीज़ के थ्रू हम उनको कॉन्शियस लेवल पे लेके आते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आते हैं। सो हम इन सारी चीज़ों को जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा कर सकती हैं, इस वजह से हम अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं और उसको सप्रेस करके रखते हैं। लेकिन जब इस थेरेपी को हम यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें बाहर हम लेके आ सकते हैं और ज़्यादा लाइटर फील करते हैं। फिर वो चीज़ें हमें एंग्शियस फील नहीं करवाती हैं। साइको एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, साइको डायनामिक तो मैंने बताया ब्रॉडर सेंस में बहुत लार्ज स्केल में चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। साइको एनालिसिस अगर देखे जाएँ तो ज़्यादा इंटेंसिव और डेप्थ ओरिएंटेड थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, मतलब बहुत इन डेप्थ हम इसके ऊपर काम करते हैं। जो सेशंस होते हैं वो एक हफ्ते में 3 या 5 भी हम लेते हैं और कई सालों तक लेते हैं। 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है सेशन लेने में, कंप्लीट करने में पूरी थेरेपी को। सो एनालिसिस जब भी करते हैं तो एक सर्टिफाइड साइको एनालिस्ट ही इस चीज़ को कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है, एक मास्टर्स डिग्री वाला नहीं कर सकता। इसके लिए या तो आपको एमफिल होना पड़ेगा या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपने किसी एक्सपर्ट के अंडर इसकी ट्रेनिंग ली है या साइको एनालिटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से आपने साइको एनालिसिस की जब ट्रेनिंग ली है काफ़ी सालों तक, तभी जाके आप ये किसी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। बट आपको पूरा हक है ये जानने का कि इसमें होता क्या है। तो मेन टास्क जो होता है क्लाइंट का कि वो फ्री एसोसिएट करे अपने काउंसलर के साथ। काउंसलर और क्लाइंट का फ्री एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। फ्री एसोसिएशन का क्या मतलब है कि वो खुल के अपनी सारी बातें अपने काउंसलर को बता सके, जो उसके दिमाग में आता है, जैसा आता है वैसा बता सके, उसको मैनिपुलेट ना करे कि मतलब कुछ चीज़ें छुपाए ना। तो उसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन, जब बिना फ़िल्टर किए वो अपने काउंसलर को खुल के सब कुछ बता देता है। उसके सपने में क्या चल रहा है, उसने सपने में क्या देखा, कितना भी डर्टी देखा हो, कुछ भी देखा हो, वो अपने काउंसलर को ओपनली बता सके। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, ये बहुत आसान चीज़, बहुत आसान कर देता है काउंसलर को ये पता लगाना कि उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लाइंट के अनकॉन्शियस पे क्या चल रहा है। सो एनालिस्ट का मेन टास्क यही होता है कि उसकी बात सुनना, एक्टिव लिसनिंग करना, जो वो बोल रहा है ध्यान से सुनना और विदाउट इंटरफेयरिंग सुनना, उसको बीच में टोकना नहीं है जब वो बता रहा होता है। सो अपनी पूरी अटेंशन आपको उसकी बातों पे रखना है कि वो क्या बताना चाहता है, एंड जो भी उसने बताया है उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रिटेशन इज़ द मेजर टास्क बाय द काउंसलर। काउंसलर इंटरप्रिटेशन से बहुत अच्छे इंटरप्रेट जो करेगा उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं क्लाइंट के बारे में, जो उसके अवेयरनेस में भी नहीं है, एंड उसके अवेयरनेस में वो सारी चीज़ें इंटरप्रेट करके हम ला सकते हैं जो उसके सबकॉन्शियस में दबी है। अगर क्लाइंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसा उसको सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में जैसा उसको फील होता है, जिस वजह से वो ऐसा करता है, वो वही चीज़ है जो काउंसलर ने उसे बताया, तो ये चीज़ें आगे चलती है। लेकिन अगर क्लाइंट को लगता है कि जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो नहीं है जो वो महसूस करता है, तो वहीं पे वो सब कुछ
स्टेराइल हो जाता है, मतलब कि फ्रूटलेस हो जाता है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। तो एनालिसिस के टाइम पे जो क्लाइंट है वो जितने अपना पास्ट में चला जाता है, जब वो एक्सप्रेस कर रहा होता है काउंसलर को अपनी चीज़ें, तो अपने पास्ट में चला जाता है, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन, पास्ट में जाना। तो वो रिग्रेशन में चला जाता है एंड अपनी सारी मेमोरीज़ के बारे में क्लाइंट जो होता है अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताता है पुराने टाइम पे, कि उसका चाइल्डहुड कैसा था, चाइल्डहुड में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, और जो उसकी प्रॉब्लम जहाँ से ड्राइव होती है वहाँ तक वो पहुँच सकता है जब वो अपने पास्ट में जाता है। बट ये तभी हो सकता है जब ट्रांसफरेंस हो, और ट्रांसफरेंस जो है वो अच्छे से डेवलप की गई हो और बिल्ड की गई हो। ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है? ट्रांसफरेंस का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ द काउंसलर विद द क्लाइंट, और क्लाइंट जब खुल के अपने आप को अपने बारे में अपने एनालिस्ट को बता पा रहा है, और एनालिस्ट को एक पास्ट की फिगर के फॉर्म में देख रहा है। सपोज एक क्लाइंट है जिसको अपने पिताजी से प्रॉब्लम थी बचपन में, तो अब अपने पिताजी से वो क्या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उनके सामने तो बोल नहीं पाया कभी, लेकिन वो जो दबी हुई चीज़ है वो उसको बहुत परेशान करती है और वो एक्सप्रेस करना चाहता है। अब अगर एनालिस्ट बोलता है कि तुम आंख बंद करके अपने बारे में बोलो और इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम क्या बोलना चाहोगे उन्हें? तो जब वो आंख बंद करके उस टाइम पे चला जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, तो वो रिलीफ फील करता है, और जो इनबिल्ट जितने भी इमोशंस होते हैं उसको वो रिलीज़ कर पाता है। सो ट्रांसफरेंस जो होते हैं वो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शंस ऑफ द एनालिस्ट। डिस्टॉर्शंस ऑफ द एनालिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनालिस्ट उसकी पास्ट की कोई फिगर बन जाता है। तो ये एक पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का रिपीटिशन है। जो भी उसके लाइफ में हो रहा है उसको हम रिपीट करते हैं ट्रांसफरेंस के दौरान, और अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने बिहेवियर को डिस्प्लेस कर सकता है। और किसके ऊपर डिस्प्लेस करता है? थेरेपिस्ट के ऊपर डिस्प्लेस करता है। उसके साथ जो किस तरह का रिलेशनशिप वो था पास्ट की फिगर के साथ, वो बता सकता है। तो साइको एनालिसिस में जो अगर आप क्लाइंट को वाकई हेल्प करना चाहते हैं न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ की वजह से, जो क्लाइंट के अंदर न्यूरोटिक इश्यूज़ हो रहे हैं उसको आप डील करना चाहते हैं, जो उसके अंदर बहुत टाइम से बैठे हुए थे, वो ट्रांसफरेंस से हम कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसफरेंस इंटेंसीफाई होता है, इंटेंसीफाई मतलब और ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है। जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा पास्ट में चला जाता है, तब एनालिस्ट की ही ड्यूटी होती है कि वो न्यूट्रलिटी बना के रखे और एम्बिग्यूटी बना के रखे। मतलब कि ऐसा माहौल बना के रखे कि वो आसानी से अपने पास्ट में जा सके और उसके बारे में चीज़ें अनफोल्ड कर सके एंड उसको प्रोजेक्ट कर सके अपने एनालिस्ट के ऊपर। तो एनालिस्ट तभी उसको पूरी तरह से क्योर कर सकता है। तो क्योर तभी हो पाती है जब इंटरप्रिटेशन सही हो, जो पूरा ट्रांसफरेंस का प्रोसेस है वो सही से जा रहा हो, और इंटरप्रिटेशन होने के बाद हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। तो ये एनालिस्ट की इंटरप्रिटेशन बहुत क्रूशियल होती है इस चीज़ में। जो ट्रांसफरेंस है क्लाइंट में तभी हम देख सकते हैं जब वो अपने काउंसलर के साथ इन डेप्थ रिलेशन बना पाता है, और अपने अंदर होने वाले जितने भी उसके डिस्टर्बेंसेस है, जो डिस्टॉर्शंस उसके अंदर पैदा हो गए हैं, डिस्टॉर्शंस मतलब जो टूट गया है, वो अपने पुराने इमोशनली वीक हो गया है, और अपने आप के बारे में गलत सोचता है या दूसरों के बारे में गलत सोचता है। वो सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं जो क्लाइंट के अंदर होते हैं, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी वजह से उसकी प्रेजेंट लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जो क्लाइंट है अपने डिफेंसेस को यूज़ करता है इन डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए। एंड जब और ये जो डिफेंसेस, और लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि वो डिफेंसेस को यूज़ कर रहा होता है। जब हम ट्रांसफरेंस यूज़ करते हैं तो ये डिफेंसेस को हम रिड्यूस कर देते हैं, कि ये जो अपने आप को रोक रहा होता है, एंग्जाइटी उसके अंदर आ रही होती है, वो सारी चीज़ें ट्रांसफरेंस से हम दूर कर देते हैं। आई मीन एनालिस्ट दूर कर देता है, एंड वो अपनी लाइफ को बेटर वे में जीना सीख जाता है फिर। सो एम जो होता है एनालिसिस का वो यही होता है कि हम अंदर तक उस इंसान के बारे में जान सकें, क्लाइंट के अंदर जो हिडन नीड्स हैं और जो इश्यूज़ हैं उसको हम ट्रांसफरेंस के थ्रू पहुंच सके उस तक, कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहता क्या है अपनी लाइफ से, और क्या 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 सफरिंग्स है, वो सारी चीज़ें। सो ट्रांसफरेंस के थ्रू हम पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट को, उसके रिलेशंस को दूसरों के साथ, खुद के साथ जो उसका रिलेशन है उसको भी हम पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो चेंज आता है ट्रांसफरेंस से, ये डीप सीटेड चेंजेस आते हैं,
मतलब पूरा पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। नाउ कमिंग टू साइकोडायनामिक मैरिज कपल काउंसलिंग। जब हम ये साइकोडायनामिक्स को यूज़ करते हैं कपल काउंसलिंग में, तब क्या होता है? सो इनिशियल गोल जो साइकोडायनामिक फैमिली काउंसलिंग का होता है वो ये होता है कि हम फैमिली मेम्बर्स की पर्सनैलिटीज़ पे काम करें, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी पे काम करें, सो दैट वो एक हेल्थी एंड प्रोडक्टिव वे में अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, फैमिली को आगे लेके जा सकें। तो साइकोडायनामिक काउंसलर्स जो होते हैं वो फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं बेसिकली, एंड उसमें ऑब्जेक्ट रिलेशन जो थ्योरी है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, उसको बहुत स्ट्रांगली यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट रिलेशंस होता क्या है? ये एक पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है, जो पेरेंट चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है, ये उस पर बेस्ड थ्योरी है, ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, जिसमें ये कहते हैं कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती है, डिसफंक्शनल मतलब जहाँ पे माता पिता के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, उन फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें ऑब्जेक्ट रिलेशन जो होता है उसमें निगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है। मतलब जैसे कि आगे मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे फॉरवर्ड इसमें। जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन किसी तरह से ख़राब हो जाता है, तो वो जो चाइल्ड है वो जब बड़ा होता है तो उसका जिससे भी रिलेशनशिप होता है उसमें वो फिगर को देखना शुरू कर देता है, अटैचमेंट फिगर को देखना शुरू कर देता है। तो अगर रिलेशन अटैचमेंट फिगर से ख़राब है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करता है अपने पार्टनर के साथ, अगर उसके साथ अच्छा है तो अच्छे से बिहेव करता है। तो जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं वो अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और जो लॉसेस उनके अंदर होते हैं उस पे बहुत असर पड़ता है इसका। इसका मतलब जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसका। तो मेन तरीके कौन कौन से हैं फैमिलीज़ में, जो हम 3 मेन वेज ऑफ वर्किंग विद दीज फैमिलीज़, किस किस तरीके से हम इन फैमिलीज़ के साथ, कौन सी फैमिलीज़ के साथ, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के साथ हम काम कर सकते हैं। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट कोलिशन, कोलिशन मतलब रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग पेरेंट का जो एक साथ मिलकर जब काम करते हैं उसको बोलते हैं कोलिशन। सो स्ट्रॉन्ग पेरेंट कोलिशन डेवलप करना। देन डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग जनरेशन बाउंड्रीज़, हमें ये समझाना पड़ेगा कि ये जनरेशन बाउंड्रीज मतलब माता पिता बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप है उसमें कितने हद तक आप क्लोज आ सकते हो, कितने हद तक आप क्लोज नहीं आना। एंड देन मॉडलिंग सेक्स लिंक्ड रोल्स, और किस तरह के रोल कौन प्ले करेगा, वो सारी चीज़ें। सो साइकोडायनामिक फैमिली और कपल काउंसलिंग में हम इसी बात पे कंसंट्रेट करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को के अंदर इंसाइट पैदा किया जाए, उनको समझाया जाए, उनके जो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स थे पहले से, या उन्होंने जो बचपन में कई बार कोई बच्चे अटैचमेंट फिगर को खो देते हैं बहुत जल्दी, माँ को खो दिया, पिता को खो दिया, तो वो उनके अंदर वो जो पर्सनालिटी चेंज होता है वो जब वो एडल्ट होते हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें हम एलिमिनेट करना ज़रूरी है उनकी लाइफ से, जो इश्यूज उनके दिमाग में बन गए हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। जो डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शंस है जो उनके अंदर, जिस तरह के उन्होंने अपनी सोच बना ली है, उस पर हम काम करते हैं और रिलेशनशिप्स को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सो दैट कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उनकी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ भी करवाते हैं एंड फैमिली ग्रोथ भी करवाते हैं। मतलब आपस में उनके रिलेशनशिप एंड खुद के साथ जो रिलेशन है उसको हम अच्छा करते हैं। नाउ साइको एनालिटिक मैरिज काउंसलिंग, साइको एनालिटिक मैरिज काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे हम, एंड देन साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी के बारे में बात करेंगे। साइको एनालिटिक मैरिज काउंसलिंग में बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी पे ही बेस्ड है। जैसे मैंने बताया, ये बताता है कि रिलेशनशिप किसी भी इंसान का कैसा था वाइल जब वो इंसान बड़ा हो रहा था। तो ऑब्जेक्ट जो कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट फिगर होती है किसी की लाइफ में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मदर होती है सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों के लिए, तो बच्चे और माँ का किस तरह का इंटरेक्शन है, कैसा इमोशनल बॉन्ड है, उस पर ये ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी बेस्ड है, किस तरह का बॉन्डिंग वो शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे के चाइल्डहुड में जिससे उसका जो पेरेंटल इंटरेक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है जैसा एक नॉर्मल होना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स में क्या अनकॉन्शियस फोर्सेस उनके मैरिज रिलेशनशिप पे अफेक्ट करते हैं। अगर बचपन उनका अच्छा नहीं होता तो उनकी मैरिज भी अफेक्टेड हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, काउंसलर्स जो हैं बेसिकली हर एक पार्टनर के इमोशनल इंसाइट
देखते हैं, हर एक पार्टनर क्या की इमोशनल स्टेटस क्या है वो देखते हैं, उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा था वो देखते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम दोनों को ट्रीट करते हैं, इंडिविजुअली भी और कॉन्जॉइंट भी। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बिठा के कपल को ट्रीट करते हैं, एंड साथ में बिठा के भी ट्रीट करते हैं। जो काउंसलर्स होते हैं वो ट्रांसफरेंस का प्रोसेस भी यूज़ करते हैं इसमें, जहाँ पे पेरेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था उसको समझते हैं, एंड देन उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, उसके परसेप्शंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, एंड देन उसका रिएक्शन खुद के साथ और दूसरों के साथ कैसा है उसको समझते हैं, एंड देन उसको समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इसमें, इंटरप्रिटेशन की टेक्निक, ड्रीम के ऊपर भी काम करते हैं, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, किस बात को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, किस बात से भाग रहा है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी हम उससे पूछते हैं। ड्रीम वर्क मतलब उसके सपने में वो क्या देखता है बार बार, और उस सपने का क्या इंटरप्रिटेशन है वो हम पता लगाते हैं। तो ये सारी उसके बिहेवियर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में पता लगा के हम इंडिविजुअल का भी पता लगाते हैं और उसके पार्टनर का भी पता लगाते हैं। उनकी मैरिज हिस्ट्री कैसी थी, मतलब जब शादी हुई थी उस टाइम पे कैसे क्या था, वो सारी चीज़ें पता लगाते हैं, एंड देन हम उनके बीच में रिलेशनशिप्स ठीक करते हैं। कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल आप जब काउंसलिंग करते हैं। कैथारसिस मतलब जब जो क्लाइंट है वो खुल के आपके सामने सब कुछ अपने इमोशंस रख रहा है, खुल के सब कुछ बता रहा है, उसको कैथारसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंसान की आप काउंसलिंग ढंग से कर सकते हैं। तो इस अप्रोच में जो हमारा मेन गोल होता है, इंडिविजुअल और कपल दोनों को इंसाइट दिखाना, उनके अंदर क्या चल रहा है वो उनको क्लैरिफाई करना, एंड तभी उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, उनके बिहेवियर में चेंज आएंगे ना। साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी, साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी की बात करें तो इसमें हम, ये भी उसी तरह का है जैसे हमने पहले बताया इसमें, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लिसनिंग का काम ज़्यादा है, एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। सो एंड देन नॉन डायरेक्टिव होता है ये, इसमें हम फैमिली मेम्बर्स को इंडिविजुअली भी अप्रोच करते हैं एंड ग्रुप में भी अप्रोच करते हैं। जो थेरेपिस्ट है वो सबसे पहले तो सुनता है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम शांति से सुनने का ही काम करते हैं, एंड देन हम इंटरप्रेट करते हैं जो भी उन्होंने हमें बताया है। इंटरप्रिटेशन की टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, उससे हम ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है इनकी फैमिली में, क्या क्या मेजर इशू क्या है, एंड देन हम ट्रांसफरेंस को यूज़ करते हैं, कैथारसिस को यूज़ करते हुए। कैथारसिस मतलब जब वो अपने इमोशंस को बताते हैं तो हम उसको ट्रांसफरेंस की टेक्निक को यूज़ करके उसके इमोशंस को अप्रोच करते हैं, उसकी इनसाइट को जानने की कोशिश करते हैं, और उसके जो बिहेवियर कैसा है और हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं उस पर हम काम करते हैं। तो ट्रांसफरेंस सिर्फ थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में नहीं होती, फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी हम करवाते हैं, कपल के बीच में भी ट्रांसफरेंस कराते हैं। हम रोल एक्सचेंजिंग करवाते हैं, जैसे कि जो हस्बैंड है उसको बोलेंगे आप अपनी वाइफ का रोल ले लो, और वाइफ को बोलेंगे आप हस्बैंड का रोल ले लो, और अब आप बोलो कि आप उससे क्या बोलना चाहते हो या आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। इस तरह से ट्रांसफरेंस करवाते हैं। तो थेरेपिस्ट किसी भी तरह से ट्रांसफरेंस करा सकता है, इंडिविजुअल थेरेपी में भी करवा सकता है, फैमिली थेरेपी में भी करवा सकता है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी करवा सकता है। तो गोल जो हमारा होता है फैमिली इसमें वो होता है पर्सनैलिटी चेंज ऑफ इंडिविजुअल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के हर एक मेम्बर की पर्सनैलिटी चेंज आती है जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ये बता पाते हैं कि वो एक्चुअली किस बात से हर्ट हैं या किस बात, क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो इस फेज से गुजर रहे हैं, उनका बिहेवियर इस तरह का है। सो वंस इट इज़ डन एंड इंटरप्रेटेड, सो सॉर्टिंग की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 जो आज हमने किया। इसके आगे और भी थेरेपीज़ हैं जिसके बारे में हम आगे के पार्ट्स में करेंगे। सो जहाँ जहाँ आपको ये पिंक हाईलाइट दिख रहा है वो पार्ट्स है, वो सेक्शंस है जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। सो आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं, एंड keep watching. Thanks for watching, and do subscribe my channel and share my videos with rest of the students. Take care of yourself. Bye bye.